नमस्कार दोस्तों। इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी हलचल मची हुई है क्योंकि जो दो पुराने प्रतिद्वंदी हैं, रशिया और अमेरिका। हालांकि पहले रशिया सोवियत संघ हुआ करता था, तब इन दोनों में विचारधारा की एक लड़ाई हुई थी, पर वो बात अब काफ़ी पीछे छूट चुकी है और जो अब दो ये प्रतिद्वंदी हैं, ये यूक्रेन के मुद्दे पर आमने सामने हैं। दरअसल यूक्रेन ईस्ट यूरोप का एक देश है जो पहले सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। अब प्राकृतिक रूप से रशिया ये मानता है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा के ज़्यादा नज़दीक है और अतीत में ऐसा था भी। पर सोवियत संघ के विघटन के बाद में, खासकर 2004 से, जब जो पुराने सोवियत संघ के जो निकले कुछ देश थे, जिसमें एस्तोनिया है, लातविया है, रोमानिया है, ये जो काफ़ी ऐसे देश हैं, हालांकि इनमें से कुछ सोवियत संघ से निकले हुए नहीं हैं, पर सोवियत संघ का जो प्रभाव था, जो सोवियत संघ की विचारधारा थी, एक साम्यवादी विचारधारा, उसका प्रभाव था वो इन देशों पर सीधा सीधा था। अब साम्यवादी विचारधारा क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे, पर फिलहाल में अब हम जानते हैं कि 2004 के बाद जब ये पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इन्होंने यूरोपीय यूनियन, जो एक ब्लॉक है जिसमें कि यूरोप के काफ़ी सारे देश शामिल हैं, जो कि काफ़ी सारी व्यापारिक सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, और इन देशों ने वो लाभ पाने के लिए उस जब ब्लॉक में जाना शुरू किया तो रशिया की तिलमिलाहट बढ़ने लगी। इसी के साथ में रशिया ये सोचकर काफ़ी परेशान था कि अगर यूक्रेन भी इस ब्लॉक में चला गया और इससे आगे बढ़कर नाटो में चला गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि अमेरिका लीड करता है, जो कि रक्षात्मक संगठन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका इस संगठन के नाम पर काफ़ी देशों में युद्ध छेड़ चुका है, जिसमें अफ़गानिस्तान और इराक भी है। तो जब ये खबर रशिया को हुई तो रशिया काफ़ी बेचैन हो गया, जो कि काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि नाटो या अमेरिका या नाटो के किसी भी सदस्य देश के जो अड्डे हैं वो यूक्रेन में बनाए जाएं। तो ये जो एक बेचैनी थी वो बढ़ने लगी। उधर 2014 में रशियन समर्थित जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम विक्टर यानुकोविच था, उन्होंने ईयू में जाने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि ईयू में सीधे नहीं जा रहे थे, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ईयू के साथ में करना चाहते थे, जो कि यूक्रेनियन जो संसद के काफ़ी सदस्य थे वो इसके पक्ष में थे। पर जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे विक्टर यानुकोविच, जो कि रशियन समर्थित माने जाते थे, उन्होंने वो जो प्रस्ताव था उसको नकार दिया। इसके बाद इनमें काफ़ी दंगे भी हुए, जिसको रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के नाम से जाना जाता है। तो इस रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के बाद में जो विक्टर यानुकोविच थे उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी। अब जब रशियन समर्थित जो विक्टर यानुकोविच थे, उनके जाने के बाद में जो रशियन गवर्नमेंट थी, जो व्लादिमीर पुतिन थे, उनका तिलमिलाना स्वाभाविक था, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन की सरकार में सीधा हस्तक्षेप करता था। अब इस घटना के बाद में, विक्टर यानुकोविच के जाने के बाद में, 22-23 फरवरी की रात में जो व्लादिमीर पुतिन थे, उन्होंने अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ में एक बैठक ली और अगले दिन ही उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी कि जो क्रीमिया प्रायद्वीप है, जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा हुआ करता था, वो रशिया लेकर रहेगा। और पूरे विश्व के विरोध के बावजूद, सारे विश्व ने विरोध किया था, हालांकि सीधे तौर पे अमेरिका या किसी भी बड़े देश ने रशिया के साथ में युद्ध नहीं किया था, परंतु पूरे विश्व के विरोध के बावजूद भी क्रीमियन जो पेनिनसुला था, क्रीमियन प्रायद्वीप था, उस पर रशिया ने प्रत्यक्ष तौर पर ही अपना शासन स्थापित कर दिया। इसी के साथ में जो यूक्रेन के जो पूर्वी हिस्से हैं, पूर्वी हिस्सा है जिसको डोनबास बेसिन कहा जाता है, वहाँ पर अलगाववादियों के थ्रू उन्हें हथियार देके, उन्हें प्रलोभन देके, रशिया ने वहाँ भी कहीं ना कहीं यूक्रेन को परेशान करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और एक काफ़ी बड़े हिस्से में जो अलगाववादियों के आज भी कब्जे में हैं, जो यूक्रेन के काफ़ी जाने माने जो प्रोफेसर हैं, जो काफ़ी जाने माने जो लोग हैं, जो वहाँ के जो अलगाववादी हैं, उनके कब्जे में रह कर आए। अब यूक्रेन के साथ में इस तरीके का व्यवहार करके रशिया करना क्या चाहता है? दरअसल रशिया कहीं ना कहीं ये मानता है कि जो ये पूरा पूर्वी यूरोप है, उसका जो लगभग सारा हिस्सा है वो कभी ना कभी सोवियत संघ के अधीन था, और व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि वो जो पुरानी एकजुटता थी वो फिर वापस आ जाए। इसके साथ में अब रशिया ने एक नया मुद्दा उठाया, देश की सीमा को छोटा मानने लगा है, और उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो रशियन सिविलाइजेशन है, जो यूक्रेन है और जो बाकी पूर्वी यूरोपीय देश हैं, वो उसी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। अब ये सिविलाइजेशन के अनुसार रशिया बड़ा भाई हुआ और बाकी सारे देश छोटे भाई हुए, क्योंकि फिलहाल में रशिया
का जो क्षेत्रफल था और जो ताकत थी वो काफ़ी सिकुड़ गई है, परंतु अभी भी रशिया इस हालत में है कि वो अमेरिका को चुनौती दे सके। तो जो ये रूसी सिविलाइजेशन का जो एक राग है वो व्लादिमीर पुतिन लगातार अलाप रहे हैं, ताकि जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वो रशिया के साथ में इकट्ठे हो जाए। अब फिलहाल में हुआ ये है कि जो 1 लाख ट्रूप्स जो यूक्रेन की बॉर्डर पर और क्रीमियन प्रायद्वीप है जो कि यूक्रेन का हिस्सा था और जिसे रशिया ने छीन लिया है, उस पर रशिया द्वारा इकट्ठे कर दिए गए हैं। अब समस्त विश्व फुल स्केल जो वॉर है उसके छिड़ने की संभावना से परेशान है। हालांकि पुतिन ने इन सब बातों को नकार दिया है कि कोई भी फुल स्केल वार होगा, परंतु इसके साथ में पुतिन अपने जो सैनिक हैं उनको पीछे भी हटाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ऐसा है कि पुतिन संदेश देना चाह रहे हैं कि यदि आपने किसी भी थ्रू, नाटो के थ्रू या यूरोपियन यूनियन के थ्रू इधर घुसने की कोशिश की तो उसके परिणाम काफ़ी घातक हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्लादिमीर पुतिन है वो इस बात से डरे हुए हैं कि अगर जो यूक्रेन है वो नाटो में चला गया तो जो अमेरिका है और जो नाटो की पहुंच है वो पूर्वी यूरोप तक हो जाएगी और कहीं ना कहीं रशिया की जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब कुछ दिनों पहले जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन की आपस में मीटिंग हुई थी, हालांकि वर्चुअली मीटिंग हुई थी, उसमें दोनों ने कड़े तेवर दिखाए थे और उसमें व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडन से ये मांग भी कर दी थी कि जो यूक्रेन है उसमें नाटो का प्रसार ना हो। हालांकि जो बाइडन ने इस तरीके का कोई भी आश्वासन देने से मना कर दिया है और वैसे भी रशिया ये काफ़ी समय से मांग करता आ रहा है कि अगर आपको शांति स्थापित करनी है, मतलब अमेरिका को अगर रशिया से शांति स्थापित करनी है, अगर वो ये चाहता है कि दोनों के बीच में कोई वॉर ना हो या दोनों के बीच के संबंध अच्छे हो जाएं, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि नाटो की जो पहुंच है वो पूर्वी यूरोप तक ना हो। अब जो नाटो के जो कुछ देश हैं जो वो नाटो की एक विचारधारा से भी आगे निकल गए हैं। वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो यूक्रेन नाटो का सदस्य चाहे बने या ना बने, पर वो जो अपने सैनिक अड्डे हैं वो उस यूक्रेन में स्थापित कर दें। अब रशिया इस बात को सहने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है कि किसी भी नाटो देश के जो सैनिक अड्डे हैं वो यूक्रेन में पहुंच जाएं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन एक शक्ति दिखाकर ये, मतलब एक शक्ति दिखाकर शांति कायम करना चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है, एक पुरानी जो एक वॉर स्ट्रेटेजी है कि यदि आप शांति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। तो जो 1 लाख ट्रूप्स हैं उन्हें इकट्ठा करके पुतिन ये संदेश देना चाह रहे हैं कि यदि आपको शांति स्थापित करनी है तो आप यूक्रेन में कोई हस्तक्षेप ना करें। और वो ये बात फुल स्केल वार से बिल्कुल भी डर नहीं रहे, ना तो वो अमेरिका से डर रहे हैं और ना ही नाटो से डर रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, परंतु फिलहाल की स्थिति ये है कि यूक्रेन में भी फुल स्केल वॉर की पूरी तैयारी है और जो रशिया जो सरकार है, जो व्लादिमीर पुतिन है, वो भी जो अपने 1 लाख ट्रूप्स हैं उनको बॉर्डर से हटाना नहीं चाह रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा, युद्ध होगा कि नहीं होगा? हालांकि मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक उम्मीद है युद्ध नहीं होगा। और दूसरा एक और भी बात है कि पुतिन शायद खुद भी युद्ध नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो रशिया की इकोनॉमी है वो फिलहाल में बहुत बुरे फेज से गुजर रही है और जो ये संकट है इसको रशियन जो इकोनॉमी है उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया की इकोनॉमी लो जा रही है। ऊपर से कोरोना महामारी के चलते रशिया में भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। अब उससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रशियन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो रशियन वैक्सीन है उसको लगवाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि जो पुतिन की लोकप्रियता है और जो पुतिन की जनता पर पकड़ है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और ये देशों का पुराना फार्मूला है और जो कहीं के भी जो भी डिक्टेटर हों या जो भी अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं वो ये हमेशा चाहते हैं कि जो जनता में राष्ट्रवाद की भावना हमेशा फलती फूलती रहे। क्योंकि जब भी राष्ट्रवाद की भावना आई है 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन जो है रशिया द्वारा किया गया था, तब भी राष्ट्रवाद की भावना बहुत चरम पर थी और पुतिन की जो लोकप्रियता थी उसमें काफ़ी इजाफा हुआ था। तो पुतिन अपनी डाउन जो इकोनॉमी जा रही है उसको देखते हुए ये एक निर्णय लेने के लिए तत्पर हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का माहौल बनाया जाए और कहीं ना कहीं पुतिन आजीवन रशिया के जो है वो प्रेसिडेंट बने रहें। तो ये इकोनॉमिक जो एक मुद्दा है वो भी काफ़ी हावी है। पर फिलहाल की जो स्थिति है उसके अनुसार भविष्य में क्या होगा ये किसी भी के लिए भी कहना बहुत आसान नहीं होगा। बहुत सारे एनालिस्ट हैं उन्होंने ये संभावना जताई थी कि 2022 के शुरुआत में ही रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो जाएगा, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये जानना इतना आसान नहीं है, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये स्टैंड ऑफ से काफ़ी ज़्यादा जो विश्व राजनीति है उसमें हलचल मची हुई है।
तो आज के लिए बस इतना ही। जो काफ़ी सारे टर्म इसमें आए हैं आज की वीडियो में, जैसे कि ईयू है, नाटो है, काफ़ी सारे टर्म है, विचारधारा की जो स्तर की बात है, साम्यवाद है, पूंजीवाद है, ये सारी बातें हम किसी और वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों।